नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। रुख करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर 30 जून से केदारनाथ के लिए हवाई सेवा बंद हो जाएगी। अब तक 81,494 यात्री हेली सेवा से केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। बारिश के चलते हेली कंपनियों ने यह बड़ा फैसला लिया है। केदारनाथ के लिए 30 जून से हेली सेवा बंद कर दी जाएगी। सितंबर से दूसरे चरण की सेवाएं फिर से शुरू होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अब पर्यटक और यात्रियों को हेली सुविधा नहीं मिल पाएगी। 30 जून से हेली सुविधा को बंद कर दिया गया है। बारिश के चलते हेली कंपनियों ने यह बड़ा फैसला लिया है। 30 जून से ये सेवा बंद कर दी जाएगी। केदारनाथ के लिए 30 जून से बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया है। हेली सेवा को बंद करने का फैसला लिया गया है। सितंबर से दूसरे चरण की सेवाएं हालांकि फिर से एक बार शुरू होंगी और फिलहाल बारिश के चलते ये बड़ा कदम उठाया गया है और 30 जून से केदारनाथ के लिए हवाई सेवा को बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया है। अब तक 81,494 यात्रियों ने हवाई सेवा से केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। बारिश के चलते अब हवाई सेवा को बंद करने का फैसला हवाई कंपनियों की तरफ से लिया गया है। हेली कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ा कदम उठाते हुए एक बताया गया है कि केदारनाथ के लिए 30 जून से हेली सेवा को बंद किया जाएगा। वहीं देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी बैरक, प्रशासनिक भवन और क्वार्टर गार्ड का शिलान्यास किया। 25 चीता मोबाइल को भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। डीजीपी अशोक कुमार, शासन प्रशासन के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर बैरक और प्रशासनिक भवन और क्वार्टर गार्ड का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसके साथ ही 25 चीता मोबाइल को भी हरी झंडी दिखाई गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। बड़ी खबर, इस दौरान कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार और शासन प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। देहरादून पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस लाइन में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद प्रतिभाग करने पहुंचे और इसके साथ ही बैरक, प्रशासनिक भवन और क्वार्टर गार्ड का शिलान्यास किया आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और इसके साथ ही वही 25 चीता मोबाइल को भी हरी झंडी दिखाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रवाना किया। उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जहां भाजपा कई बड़े आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। ऐसे में सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए कोरी योजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार महज 100 दिनों को एक इवेंट के रूप में मनाने जा रही है। जनता की सुध लेने में सरकार को कोई रुचि नहीं है। मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी तारीफ तो हर सरकार करती है, अपनी पीठ तो हर आदमी ठोकता है। हर फील्ड में फेल है साहब। बजट देखा, 2000 करोड़ का घाटे का बजट है। चारधाम यात्रा जो हमारा चेहरा दिखाती है पूरे देश को, पूरी दुनिया को, वो किस बुरी तरीके से फेल हुई है। जो मृत्यु का आंकड़ा 100 कुछ का था, वो 6 महीने में होता था, उससे दुगने लोग मर चुके हैं इस 1.5 महीने में। अव्यवस्थित चारधाम यात्रा रही। उधर देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव के पास भारी बारिश के बाद मलबा आने से एक कार मलबे में दब गई और जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं सड़क पर भारी मलबा आने से सड़क भी बाधित हो गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क पर आए मलबे को जेसीबी मशीन के माध्यम से हटाया जा रहा है। तो मसूरी और देहरादून रोड पर मलबे के आ जाने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मसूरी और देहरादून मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है मलबे के आने से।
लोक निर्माण विभाग की तरफ से मलबे को हटाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो मसूरी देहरादून रोड पर ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि दरअसल एक कार के ऊपर मलबा गिरा और इसके आपको बता दें कि मसूरी और देहरादून मार्ग भी अवरुद्ध हो गया मलबे के आ जाने से। वहीं मसूरी देहरादून रोड पर मलबे में कार दब गई है। मार्ग खोलने में अब महकमा जुटा हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से लगातार मलबे को हटाया जा रहा है। जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाए जाने का काम किया जा रहा है। दरअसल बता दें आपको कि मलबे के आ जाने के बाद मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है और अब मार्ग को खोलने में पूरा महकमा जुटा हुआ है। और रुक करेंगे अब रुद्रप्रयाग का, जहां पर स्वच्छता को लेकर जिला प्रशासन का जबरदस्त अभियान देखने को मिला है। केदारनाथ यात्रा पड़ाव सोनप्रयाग में चलाया गया अभियान। एकत्रित कूड़े पर आग लगाने पर डीएम की कार्रवाई। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना सोनप्रयाग में एफआईआर दर्ज की गई है। तो एकत्रित कूड़े पर आग लगाने पर डीएम की कार्रवाई भी देखने को मिली है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना सोनप्रयाग में एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां स्वच्छता को लेकर जिला प्रशासन का जबरदस्त अभियान देखने को मिला है। ये बड़ी खबर, केदारनाथ यात्रा पड़ाव सोनप्रयाग में चलाया गया अभियान। एकत्रित कूड़े पर आग लगाने पर डीएम की कार्रवाई भी देखने को मिली है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर जहां देश भर में कांग्रेस अलग ही राग अलाप रही है, तो वहीं सेना के पूर्व अधिकारी और वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना से देश के युवाओं को खासा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि खुद उन्होंने कई लोगों से, पूर्व सैनिकों से बात की है जो इस योजना का स्वागत कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस लगातार अग्निपथ योजना को लेकर के सवाल उठा रही है और केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। युवाओं के हित में ये योजना नहीं है। कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर के अपनी आवाज उठा रही है। तो वहीं अब उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह का भी बड़ा बयान आया है। दरअसल राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि ये योजना युवाओं के हित में है और बेहद लाभकारी है, क्योंकि उन्होंने भी कई सेना के अधिकारियों से बात की है और इस दौरान बात यही निकल करके सामने आई है कि दरअसल केंद्र की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना युवाओं के हित में ही लाई गई है। उधर पिथौरागढ़ के बेरी नाग के नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हेमपंत ने राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए कई बार बजट की मांग करने के बावजूद भी उन्हें बजट नहीं दिया गया, लिहाजा वह अपने क्षेत्र का विकास कार्य कराने में सक्षम नहीं है। उन्होंने बताया कि जनमानस की समस्याओं को देखते हुए स्थापना निधि के तहत शासन प्रशासन को लगातार 3 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए थे। क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्र एसडीएम के साथ 2 बैठकें होने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ।
जो ये नगर पंचायत बना है इसको मानकों के आधार पर नगर पालिका का दर्जा दिया जाना चाहिए था। इससे फर्क ये पड़ता है कि हमारी आबादी और जनसंख्या पिथौरागढ़ सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और हमसे छोटे डिहाट एवं धारचूला को पालिका का दर्जा मिला है और हमारे पास नगर पंचायत का दर्जा है, जिससे हमारे जो राज्य वित्त की जो धनराशि है वो बहुत सीमित हो जाती है। और पिछले 4 वर्षों से लगातार हम अवस्थापना मद में एवं दलीय आपदा मद में शासन से धनराशि की मांग कर रहे हैं ताकि हम लोगों के समस्याओं का निराकरण कर सकें, उनके कार्यों को पूरा कर सकें, परंतु विगत 4 वर्षों में हमें मात्र 26 लाख रुपया अवस्थापना मद में मिला है। जो ये नगर पर्यटन विभाग की 22वीं बोर्ड बैठक आज देहरादून में संपन्न हुई है, जिसमें विभागीय मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में 18 प्रस्ताव पास हुए हैं। बोर्ड बैठक में सभी विभागों के अधिकारी और सचिव मौजूद रहे। साथ ही पर्यटन विकास परिषद की गतिविधियों के संचालन के लिए 55 करोड़ के बजट को भी मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त पर्यटन के प्रचार प्रसार हेतु 23 करोड़ के बजट को भी विभाग की तरफ से इस बोर्ड की बैठक में रखा गया और जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया है। इसके साथ ही पर्यटन विकास परिषद के ढांचे में कुल 94 अधिक पदों के सृजन का प्रस्ताव भी जल्द ही विभाग के द्वारा शासन को भेजा जाएगा। तो पर्यटन के जरिए विकास की रफ्तार बढ़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से आज इस बैठक का आयोजन किया गया, पर्यटन विभाग की 22वीं बोर्ड की बैठक हुई है आज और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में यह बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। 22वीं बोर्ड की बैठक है और इसमें विकास को लेकर के, पर्यटन को बढ़ावा देने के लेकर के तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है और इसके साथ ही ये बैठक 22वीं बैठक बताई जा रही है, जो कि बोर्ड की, पर्यटन विभाग के बोर्ड की 22वीं बैठक थी, जिसमें मंत्री सतपाल महाराज खुद मौजूद रहे और इसके साथ ही विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पर्यटन के जरिए विकास की रफ्तार बढ़ाए जाने की बात कही गई है। पर्यटन विभाग की 22वीं बोर्ड की यह बैठक हुई है। बैठक में मंत्री सतपाल महाराज खुद मौजूद रहे। आपको बता दें कि दरअसल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई है और इसके साथ ही ये कहा गया है कि पर्यटन के जरिए उत्तराखंड के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया जाएगा। होम स्टे टूरिज्म, नेचर गाइड आदि के प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव हमने रखा है और हम बड़े पैमाने से कैरावान और कैंपिंग टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं ताकि कैरावान और तंबू में रह करके, जो छोटा सा इग्लू होता है उसमें रह करके हम पर्यटन को एक नया आयाम दें। इसमें हम लोग सीवेज का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन देंगे ताकि आपका कैरावान ही आपका घर बन जाए। तो इस प्रकार की सुविधा हम अन्य स्थानों में कई। रुद्रप्रयाग में बामणी जैसे सुपरहिट गढ़वाली गानों की आवाज देने वाले प्रसिद्ध गायक और रंगकर्मी नवीन सोमवाल का आज सुबह निधन हो गया। रुद्रप्रयाग जनपद के निवासी 44 साल के नवीन सोमवाल कुछ समय से बीमार चल रहे थे। नवीन सोमवाल गायक होने के साथ ही प्रसिद्ध रंगकर्मी भी थे। उन्होंने थिएटर के माध्यम से उत्तराखंड के साथ ही मुंबई, दिल्ली समेत कई स्थानों पर अपने कार्यक्रम दिए और उनके निधन से प्रदेश एवं संगीत जगत में शोक की लहर है। तो 44 साल के नवीन सोमवाल का निधन हो गया। सुपरहिट गढ़वाली गायक की मौत से अब शोक की लहर है। और इसी खबर पर हमारे साथ अवनीश प्रेमी, उत्तराखंड स्टेट हेड, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से ये खबर सामने निकल करके आई, खबर बेहद दुखद है कि नवीन सोमवाल का निधन हो गया है और ऐसे में अब संगीत जगत में दुख की लहर बिल्कुल छाई हुई है। ऐसे में और क्या कुछ जानकारी है नवीन सोमवाल का जो निधन हुआ है, किस वजह से, किन कारणों से बताया जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड के लिए वाकई में बहुत ही दुखद खबर हम इसको कहेंगे, क्योंकि नवीन सोमवाल की उम्र नहीं थी जाने की और खास बात यह है कि उत्तराखंड के जो
रंगकर्मी हैं, जो हास्य कलाकार हैं, उसमें एक अमिट छाप नवीन सेमवाल ने छोड़ी थी। वो लंबे समय तक रंगकर्मी जुड़े रहे, हास्य कलाकार भी रहे और कई गढ़वाली गाने उन्होंने गाए थे। तो एक सफल कलाकार के तौर पर उनको देख सकते हो। और खास बात यह है कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, बाहर जाकर भी उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति का काफी प्रचार प्रसार किया। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। रंगकर्मी के तौर पर उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, नवीन सेमवाल काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और यही कारण रहा कि बीमारी से संघर्ष करते हुए आज सुबह उनका निधन हुआ है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के जो रंगकर्मी हैं, जो कलाकार हैं, जो लोक गायक हैं, उनमें शोक की लहर से उन्होंने नवीन सेमवाल को श्रद्धांजलि दी है। और इतना जरूर है कि जो कमी नवीन सेमवाल की है उसको कोई पूरा नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल अवनीश, नवीन सेमवाल की कमी कोई नहीं पूरा कर पाएगा और जो शोक की लहर है वो बताया जा रहा है कि फिल्म जगत के साथ ही पूरे उत्तराखंड में अब ये शोक की लहर छाई हुई है। उनके अंतिम संस्कार का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ उनकी तैयारियां की गई हैं, कब और कहां पर किया जाएगा अंतिम संस्कार? देखिए, क्योंकि वो रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे और वहीं उनका निधन हुआ है, तो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी और दोपहर में उनका अंतिम संस्कार उन्हीं के गांव में किया जाएगा। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अवनीश। तो 44 साल के नवीन सेमवाल का निधन हो गया है। सुपरहिट गढ़वाली गायक की मौत से अब संगीत जगत में शोक की लहर है। SSJ विश्वविद्यालय में आज से 3 दिवसीय इंडो नेपाल रिलेशंस एंड हिस्ट्री कल्चर पर सेमिनार होगा, जिसमें भारत, नेपाल समेत 6 देशों के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। इस सेमिनार में दोनों देशों के संबंधों के साथ ही इतिहास और संस्कृति पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कुलपति ने कहा है कि सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नेपाल है, नेपाल तो अपना है ही, इसके अलावा जर्मनी है, पोलैंड है और रशिया और अमेरिका। भारतीय लोग तो अपने रहेंगे ही, तो ऐसे विदेश के लोग भी आ रहे हैं। कुछ लोग इसमें ऑनलाइन भी इसमें जुड़ने का ऐसा उन लोगों ने उन्होंने स्वीकृति दी है। तो इसका जो मूल लक्ष्य है कि ये लक्ष्य ये है कि हम भारत और नेपाल के बीच का जो विगत रहा है, अपना रहा है, अपनी संस्कृति रही है, जो साझा हमारा पूरा एक परिदृश्य और परिवेश रहा है, तो उसको हम दोबारा से उसमें उसका अवलोकन करें। रुड़की में शुक्रवार की रात 6 साल की मासूम और उसकी मां के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपी सोनू पर अब पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इसके साथ ही आमजन से भी पुलिस ने अपील की है कि यदि कोई भी दुष्कर्म से जुड़ी सूचना पुलिस को देता है तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा। वहीं सूचना देने वाले का नाम, पहचान और पता पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। इसमें हमारी जो टीमें हैं लगातार इसमें काम कर रही हैं। 6 से 7 टीमें हमारी लगी हैं और इसमें कुछ अहम सुराग भी हमें हाथ लगे हैं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, और उन पे हम तस्दीक करवा रहे हैं जो संदिग्ध है उनके ऊपर। और दूसरा एक हुलिया हमें मिला है, उसको लेकर भी हमने सर्कुलेट करवाया है और 10,000 के इनाम के लिए बताया भी है। तो जल्दी हम इसमें अपराधियों तक पहुँच के उनको गिरफ्तार करेंगे। उत्तराखंड में गन्ना किसानों को मूल्य भुगतान को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठाता रहा है और इस बार गन्ना किसानों को उनके मेहनत का मूल्य दिया गया है। पशुपालन एवं गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि चीनी मिलों को 500 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, जिसमें से 400 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हम कर चुके हैं और जो भी बचा है उसका भी भुगतान मिलों को कर देंगे। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुछ मिलें अप्रैल में बंद हुई हैं और कुछ मिलें मई में बंद हुई हैं और 1.5 महीने के अंदर लगभग पेमेंट सरकार ने कर दिया। पिछली बार सदन में विपक्ष ने लगातार गन्ना किसानों को लेकर मुद्दा उठाया और सरकार पर आरोप लगाए। इस बार सदन चला और एक बार विपक्ष ने गन्ना किसान को लेकर सवाल नहीं उठाया। यह दिखाता है कि सरकार कितना बेहतर काम कर रही है। मई में बंद होने के बाद 505 करोड़ का पेमेंट 1.5 महीने के अंदर सरकार ने कर दिया है, करने जा रही है। आपने देखा कि 5 चीनी मिलों का जो हमारा 505 करोड़ का पेमेंट था ड्यू गन्ना किसानों का, उसमें से अभी तक हम लगभग 400 करोड़ का पेमेंट कर चुके हैं। 419
हरिद्वार के बाईपास रोड पर देर रात रोड पर घूमता नजर आया गुलदार, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में गुलदार बीच सड़क पर घूमता नजर आया। आसपास खड़े लोगों ने गुलदार के वीडियो बनाकर अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। और हरिद्वार के क्षेत्र वन से सटा हुआ यह क्षेत्र है, जो कि आए दिन सड़कों पर यहां पर गुलदार और वन्य जीव रोड पर घूमते नजर आते हैं। और इससे पहले भी कई बार गुलदार देखा गया है। रोड पर आ रहे हैं बाहर से गुलदार लेकर के। जिस तरीके से लोगों ने जब बेच रोड पर गुलदार को देखा तो घबरा गए और अपनी गाड़ी मोड़कर वापस चले गए। लोगों के वाहनों के पीछे गुलदार भागता भी नजर आया, लेकिन किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। गुलदार भागता हुआ वापस फिर जंगल में चला गया। उत्तराखंड राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदर के साथ प्राचीन रहस्यों को भी अपने अंदर छुपाए हुए है, जो आने वाले समय में फिल्मों के अंदर भी देखने को मिलेगा। सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि गोडसे के बाद उत्तरकाशी में प्राचीन वृत्तांत अली को भव्य रूप देने का काम किया गया है, जो आने वाले समय में फिल्मों के अंदर भी देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को फिल्मी हब बनाए जाएंगे और यहाँ के लोगों को पर्यटन रोजगार से ज्यादा जोड़ा जाए। पुरानी एक गौरसों के साथ साथ गरतांग गली को डेवलप किया है। तो गरतांग गली जो मतलब 150 साल पुरानी एक कनेक्टिविटी का रास्ता था, उसको काफ़ी डेवलप किया है और मैं समझता हूं कि फिल्मों भी आपको देखने को मिले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कहतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि दरअसल अब फिल्म का हब बनेगा उत्तराखंड। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार लगातार इस दिशा में यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। उत्तराखंड का जो मुख्य जो व्यवसाय है वो पर्यटन से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। ऐसे में उस पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत यहाँ पर काम करती नजर आ रही है। उसी में कह सकते हैं कि जो प्राचीन जो चीजें हैं, जो प्राचीन धरोहर है उत्तराखंड में मौजूद है, उन धरोहरों का संरक्षण यहाँ पर किया जा सके, उसको और विकसित यहाँ पर किया जा सके, ताकि पर्यटन ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। और इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार पहल करती नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभय। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।